Good evening to all of you. This is Samshad Alam, and today we are going to see the topic citric acid cycle. तो आइए जानते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल क्या है। सिट्रिक एसिड के साइकिल के पहले हम ग्लाइकोलिसिस आपको पढ़ा चुके हैं बेटा। तो ग्लाइकोलिसिस जो कि हम जानते हैं कि एक तरीके से ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये तीनों साइकिल एनर्जी, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे हैं। यानी जब ये साइकिल चलती हैं तो वहाँ पे ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर के और सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो चलिए, तो हम लोगों ने पढ़ लिया था ग्लाइकोलिसिस के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लाइकोलिसिस के लिए ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हो रहा है? इनसाइड द साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में। और सिट्रिक एसिड साइकिल जब वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट यानी पायरुवेट फॉर्म होता है तो पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है और वो ट्रांसफ़र हो जाता है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला ये रिएक्शन सिट्रिक एसिड साइकिल, जो कि एनर्जी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये रिएक्शन एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे है और ये विदाउट ऑक्सीजन पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए ऑक्सीजन हर हाल ज़रूरत होती ही होती है। तो चलिए सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में जानते हैं कि ये कैसे हो रहा है और कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो सिट्रिक एसिड साइकिल को हम क्रेब साइकिल बोलते हैं या फिर हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं, क्योंकि उसमें ट्राई मतलब होता है थ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप वहाँ पे मौजूद होते हैं, इसलिए उसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ये टीसी साइकिल एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे है एनर्जी सप्लाई के लिए हमारी बॉडी में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखते हैं आगे कि अबाउट 65 to 70% ऑफ एटीपी सेंसाइज इन द क्रेब साइकिल। यानी 65 से 70% जो एनर्जी है वो सिर्फ क्रेब साइकिल के द्वारा ही बनती है। बाकी अनदर साइकिल के थ्रू वो बाकी के बचे हुए जो परसेंटेज हैं उसके थ्रू वो बन जाते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल क्या है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है इस एसिटिल को एंजाइम ए का, और वहाँ सिट्रिक एसिड साइकिल एक इसेंशियल एक ऑक्सीडेटिव साइकिल है, जो कि जहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम ए का ऑक्सीडेशन होता है और CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में ढेर सारी एनर्जी वहाँ पे रिलीज होती है। दिस साइकिल इज नॉट ओनली सप्लाइज एनर्जी, यानी ये साइकिल सिर्फ एनर्जी सप्लाई के लिए नहीं बल्कि इसके साथ साथ और भी तमाम सारे इंटरमीडिएट कंपोनेंट जैसे अमीनो एसिड भी बनाता है, ये ग्लूकोज भी बनाता है और हिम भी बनाता है। हिम यानी हीमोग्लोबिन का पार्ट। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये सारे कंपोनेंट तो बनते ही बनते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी के अंदर अमीनो एसिड की कमी हो गई तो ग्लूकोज से अमीनो एसिड बना लिया जाएगा। मान लीजिए हमारे अंदर पर्टिकुलर ग्लूकोज की कमी हो गई तो फैट को यूटिलाइज करके ग्लूकोज बना लिया जाएगा। और हिम कंपोनेंट, वहाँ पे ब्लड के अंदर हिम कंपोनेंट की कमी हो गई तो ग्लूकोज को यूटिलाइज करके हिम भी बना लिया जाता है टीसीए साइकिल के थ्रू। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि टीसीए साइकिल एक फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे है, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन किस किस कंपोनेंट का होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और अमीनो एसिड का। ठीक है, जब हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी होती है तब वहाँ पे अगर वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मौजूद नहीं है तो वहाँ पे क्या होता है? फैट को भी ऑक्सीडाइज किया जा सकता है और उससे एनर्जी गेन की जा सकती है, और अमीनो एसिड को भी वहाँ पे ऑक्सीडाइज किया जा सकता है और उससे एनर्जी मिल सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, सिट्रिक एसिड साइकिल सबसे पहले यहाँ पे हैंस एडोल्फ क्रेब्स नामक साइंटिस्ट ने 1937 में डिस्कवर्ड किया था और उन्हीं के नाम पर ही इसको रखा गया था क्रेब साइकिल। दिस साइकिल ऑपरेट ओनली अंडर एरोबिक कंडीशन। हम जैसा कि हमने पहले ही बता दिया आपकी, यहाँ पे एरोबिक कंडीशन यानी ऑक्सीजन रिक्वायर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड नहीं चल पाएगी। चलिए अब हम जान लेते हैं इसका लोकेशन कहाँ है। तो बार बार हम बता रहे हैं आपको, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। तो यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा सेल है। सेल के अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये आप पार्ट देख रहे हैं, ये है साइटोप्लाज्म। बाकी ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है।
तो यहाँ पे ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है बाय ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन के द्वारा। कहाँ पे हो रहा है? साइटोप्लाज्म के इनसाइड। तो साइटोप्लाज्म में चाहे वो एरोबिक कंडीशन चाहे वो एनारोबिक कंडीशन, तब भी वो रिएक्शन होने ही होने हैं। देन फर्दर पायरुवेट कन्वर्ट होता है कहाँ पे? इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ही एसिटिल कोएंजाइम ए में, और फर्दर यही एसिटिल कोएंजाइम ए तुरंत ट्रांसफर हो जाता है कहाँ पे? इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के इनसाइड यहाँ पे फर्दर आपकी ये पूरी साइकिल यानी क्रेब साइकिल कंप्लीट होती है, और यहाँ पे फर्दर एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट जानते हैं रिएक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में। तो फर्स्ट यहाँ पे रिएक्शन जो है हो रहा है सिट्रेट का बनना, और सेकंड और थर्ड हो रहा है सिट्रेट का आइसोमराइजेशन होने के बाद आइसोसिट्रेट का बनना, और चौथा और पांचवा हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटरेट यानी अल्फा कीटोग्लूटरेट का बनना, और छठा स्टेप यहाँ पे है अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनिल कोएंजाइम ए का बनना, और फर्दर यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनेट और सक्सिनेट का फ्यूमरेट में कन्वर्जन होना, और मैलेट का बनना, और फर्दर लास्ट का स्टेप जो है वो मैलेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ऑक्सिलरी स्टेट में। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप हम साइकिल देखते हैं पूरा। तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे पायरुवेट जो कि ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है 1, 2 एंड 3। यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस में 2 पायरुवेट बनते हैं, तो एक पायरुवेट की एक क्रेब्स साइकिल चलेगी, फिर दूसरे पायरुवेट से दूसरी क्रेब्स साइकिल चलेगी। तो यहाँ पे देखिएगा एक पायरुवेट को लेते हैं हम यहाँ पे, और एक पायरुवेट का रिएक्शन देखते हैं। तो पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, ये क्या हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर हो रहा है। तो फर्दर यहाँ पे देखिएगा तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, एक चीज़ हम आपको और बता दें कि ये क्रेब्स साइकिल हमारे बॉडी के अंदर जितने टाइप के सेल हैं, जितने भी टाइप के सेल, चाहे मसल सेल हो चाहे नर्व सेल हो, हर टाइप के सेल के अंदर ये क्रेब साइकिल हो रहा है, और वहाँ से उस सेल को एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है। तो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पाथवे यही है। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, तो पायरुवेट यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए में। एसिटिल कोएंजाइम ए यहाँ पे देखिएगा कैसे कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे एक एंजाइम वर्क कर रहा है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। तो जैसा कि हम नाम से देख लें डिहाइड्रोजनेज मतलब डी मतलब होता है रिमूवल, और हाइड्रोजनेज यानी हाइड्रोजन का रिमूवल, यानी ये एंजाइम क्या करवा रहा है? हाइड्रोजन को रिमूव करवा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो रहा है, यानी एक CO2 ग्रुप एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो रहा है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ग्रुप रिलीज हो यानी 2 हाइड्रोजन आइटम रिलीज होकर के NAD के साथ NAD पॉजिटिव के साथ ऐड हो रहे हैं, और रिड्यूस फॉर्म में NADH प्लस S पॉजिटिव का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं NADH एक एनर्जी का एक तरीके से एनर्जी कंपोनेंट है, और यहाँ पे एक NADH से 3 ATP का फॉर्मेशन होता है जब वहाँ पे ETS साइकिल चलती है। तो यहाँ पे देखिएगा पायरुवेट कन्वर्ट हो गया एसिटिल कोएंजाइम में, साथ में बना क्या? NADH प्लस S पॉजिटिव, और यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन भी हुआ, यानी एक CO2 रिलीज हुआ, और यहाँ पे कोएंजाइम ASH का एडिशन हुआ। कोएंजाइम ए पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज के साथ वो एज अ कोफैक्टर के तरीके काम करके इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है, और फर्दर यहाँ पे क्या बनता है? एसिटिल कोएंजाइम ए। यानी अब यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल गया, यहाँ पे एक कार्बन निकल गया, तो यहाँ से 3 कार्बन था, और यहाँ पे कितना कार्बन हो गया? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन कंपाउंड्स का बना हुआ एसिटिल कोएंजाइम ए। और फर्दर अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि 2 कार्बन जो कंपाउंड्स हैं यहाँ पे फर्दर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड जब यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है ट्रांसपोर्टर सिस्टम के थ्रू, मेम्ब्रेन के थ्रू, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में ऑलरेडी ऑक्सिलरी स्टेट जो कि 4 कार्बन नंबर का पाया जाता है, तो ये दोनों जुड़ जाते हैं यहाँ पे 4, 2, 6 कार्बन। नेक्स्ट यहाँ पे जो कंपोनेंट बनता है वो बनता है सिट्रेट। तो यहाँ पे देखिएगा तो ऑक्सिलरी एसीटेट एंड एसिटिल कोएंजाइम ए, ये दोनों कंपोनेंट यहाँ पे सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पे सिट्रेट कंपोनेंट बनाते हैं जो कि 6 कार्बन का होता है,
और साथ में यहाँ एक वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड होता है, और यहाँ पे जो कोएंजाइम यानी कोफैक्टर था, कोएंजाइम, वो कोएंजाइम बाहर रिलीज हो जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कि जो सिट्रेट कंपोनेंट है वो सिट्रेट का आइसोमराइजेशन होता है, और सिट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइसोसिट्रेट में, और इसमें एक इंटरमीडिएट कंपोनेंट बनता है जिसका नाम है सिस एकोनिटेट। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, डिहाइड्रेशन, और फर्दर होता है दूसरे स्टेप पे हाइड्रेशन, और दोनों जगह पर एक ही एंजाइम वर्क करते हैं, एकोनिटेज एकोनिटेज। तो इनका काम क्या है यहाँ पे, आइसोमराइजेशन करना। एकोनिटेज का वर्क क्या है, आइसोमराइजेशन करना। आइसोमराइजेशन क्या है, जैसा कि हमने ग्लाइकोलाइसिस में बताया था आइसोमराइजेशन की डिफिनीशन, कि यहाँ पे जो कंपोनेंट हैं फार्मूला सेम है, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चरल फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है यहाँ पे। तो सिट्रेट से आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, पहले डिहाइड्रेशन देन हाइड्रेशन के आफ्टर, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एकोनिटेज। फर्दर यहाँ पे आइसोसिट्रेट का, यहाँ पे आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो जाता है दूसरे स्टेप में, आइसोसिट्रेट किसमें, अल्फा कीटोग्लूटारेट में, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। तो यहाँ पे भी वही सेम रिएक्शन यानी ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन मतलब यहाँ पे पहला डिहाइड्रोजनेशन यानी आइसोसिट्रेट से यहाँ पे 2 प्रोटॉन रिलीज होते हैं, और ये एनएडी पॉजिटिव एक्सेप्ट करके इनको, अब यहाँ पे देखिएगा कि जो NADH प्लस एस पॉजिटिव बन रहा है यहाँ पे, एक पहले वहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम के बनने के दौरान बन चुका था, लेकिन ये वो क्रेब साइकिल का पार्ट नहीं था। ये क्रेब साइकिल में सबसे पहला यहाँ पे NADH फॉर्म हो रहा है, यानी आइसोसिट्रेट से जब यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारेट का फॉर्मेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। तो यहाँ पे एक NADH प्लस एस पॉजिटिव का फॉर्मेशन होता है, तो एक डिहाइड्रोजनेशन हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या हो रहा है, डिकार्बोक्सिलेशन, यानी ऑक्सैलोसक्सिनेट कंपोनेंट से यहाँ पे एक CO2 बाहर रिलीज हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये 6 कार्बन कंपाउंड्स थे, तो 6 कार्बन से कितने हो गए, यहाँ पे एक कार्बन बाहर निकल गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 5 कार्बन। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि अल्फा कीटोग्लूटारेट का यहाँ पे सक्सिल कोएंजाइम ए में फॉर्मेशन होना। तो यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज, एंजाइम के प्रेजेंस में फर्दर यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है। यहाँ पे कोएंजाइम ASH यहाँ पे ऐड होता है इस एंजाइम के साथ अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज के साथ, और इसको एक्टिव करके और फर्दर सक्सिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन भी होता है। डिहाइड्रोजनेशन में क्या होता है कि NADH पॉजिटिव के साथ यहाँ से निकला वो 2 प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके यहाँ पे दूसरा यानी सेकेंड टाइम यहाँ पे क्या बनता है, NADH पॉजिटिव, यानी यहाँ पे दूसरा NADH प्लस एस पॉजिटिव बन जाता है। और साथ साथ यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी होता है, यानी यहाँ पे एक CO2 बाहर रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे अभी 5 कार्बन कंपाउंड्स था, अब ये एक कार्बन और रिलीज हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 4 कार्बन, यानी सक्सिल कोएंजाइम क्या है, ये 4 कार्बन कंपाउंड्स है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, सक्सिल कोएंजाइम में फर्दर सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, एक स्टेप एक रिएक्शन है यहाँ पे फास्फोराइलेशन, GDP का फास्फोराइलेशन होता है। यहाँ पे एक सब्सट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है, यानी GDP का जो सक्सिल कोएंजाइम का फॉस्फेट ग्रुप था वो GDP के साथ ऐड होता है, यानी GDP प्लस PI यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है और GTP में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे GTP एक एंजाइम है, यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ATP में कन्वर्ट हो जाता है, और अब वो ATP एज अ एनर्जी यूज़ कर ली जाती है। और साथ साथ यहाँ पे कोएंजाइम ASH जो यहाँ पे ऐड हुआ था आपका, वो यहाँ पे रिलीज हो जाता है। और इन सब प्रोसेस में यानी सक्सिल कोएंजाइम का सक्सिनेट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है सक्सिनेट थायोकाइनेज। थायोकाइनेज हमने जिसका काम होता है फास्फोराइलेशन करना, GDP में कन्वर्ट करके, ये इस एंजाइम का रोल है। और तो जब यहाँ पे सक्सिनेट का फॉर्मेशन हो जाता है, फर्दर यहाँ पे अब सक्सिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज
एंजाइम की प्रेजेंस में अब यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन होता है, सक्सिनेट से 2 हाइड्रोजन कंपोनेंट बाहर निकलते हैं और एफ से FADH2 का फॉर्मेशन होता है। ये FADH2 एज अ NADH की तरह ये भी एनर्जी कंपोनेंट होता है, लेकिन यहाँ पे ये इक्वल टू 2 ATP के बराबर होता है, जबकि NADH वो इक्वल टू 3 ATP के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे देखिएगा जो फ्यूमेरेट यहाँ पे बन चुका है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन जहाँ पे ये दोनों तरफ एरो लगे हैं, इसका मतलब सक्सिनेट फ्यूमेरेट में तब्दील हो सकता है और फ्यूमेरेट फिर से रिवर्स सक्सिनेट में कन्वर्ट हो सकता है। जहाँ जहाँ आपको दिख रहा हो ये सभी क्या हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी आपस में वो रिवर्स हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो फ्यूमेरेट फर्दर अब यहाँ पे किस में कन्वर्ट होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्यूमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पे इनका क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर का एडिशन होकर के फिर ये मैलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और फर्दर मैलेट यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पे अब तीसरा NADH फॉर्म होता है। यहाँ पे आप देख लेंगे 1 2 एंड फर्दर एक FADH2 बना और तीसरा NADH यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजनेशन, ओनली डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है। तो मैलेट का जब मैलेट यहाँ पे फर्दर यहाँ से 2 प्रोटॉन रिलीज होता है, तो ये NAD पॉजिटिव यहाँ पे क्या करता है, NADH का फॉर्मेशन करता है और यहाँ पे बदले में ऑक्सैलो एसीटेट का फॉर्मेशन करता है। और ये ऑक्सैलो एसीटेट बार बार ये रिजनरेट होता रहता है, जैसा कि हमने ऑर्निथिन साइकिल यानी यूरिया साइकिल में हमने आपको बताया था वहाँ पे कि वहाँ पे पर्टिकुलर जो कॉम्पोनेंट है वो लगातार बनता रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कि ऑक्सैलो एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाता है और फर्दर वहाँ पे सिट्रेट बनता है, फिर ये साइकिल कॉन्टिन्यूस लगातार चलती रहती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इस साइकिल की समरी जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए समरी ऑफ TCA साइकिल। यहाँ पे देखिएगा कि एसिटिल कोएंजाइम A प्लस 3 NAD पॉजिटिव प्लस FAD प्लस GTP प्लस PI प्लस 2H2O। यहाँ पे बदले में क्या बनता है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और यहाँ पे देख लीजिएगा 2 1 एंड 2 और फिर उसके बाद यहाँ पे 3 NADH बनता है, तो 1 2 एंड 3। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा 3 प्रोटॉन रिलीज होते हैं, तो 3 NADH से 3 प्रोटॉन रिलीज होता है एस पॉजिटिव और FADH2 एक बनता है यहाँ पे और फर्दर यहाँ पे एक GTP यानी एक GTP बनता है, GTP ATP में कन्वर्ट हो जाता है और फर्दर यहाँ पे कोएंजाइम A यहाँ पे रिलीज होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये साइकिल कंप्लीट हुई। अब हम जान लेते हैं इसके एनर्जेटिक्स के बारे में, यानी कितना ATP यहाँ पे खर्च हुआ और कितना ATP बना। जैसा कि हमने पहले देख लिया था यहाँ पे कि ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन के दौरान 8 ATP यानी टोटल प्रोडक्शन हुआ था। और अब हम जान लेते हैं कि पायरबिक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम है, जो कि क्रेब साइकिल का ये पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 NADH का फॉर्मेशन होता है कि 2 पायरवेट था, तो वहाँ पे एक NADH बन रहा था एक पायरवेट से, दूसरा NADH बनेगा दूसरे पायरवेट से। तो जब वहाँ पे पायरबिक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा था, एसिटिल कोएंजाइम में, तो टोटल 2 × 3 यानी 6 ATP का प्रोडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे TCA साइकिल के अंदर 3 NADH फॉर्मेशन हो रहा है, तो एक NADH 3 ATP के बराबर होता है, तो 3 3 का 9। एक NADH 3 ATP के बराबर होता है, तो 3 3 जा 9 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 18। और यहाँ पे TCA साइकिल में 1 FADH बन रहा है, तो 1 FADH किसके इक्वल होता है, 2 ATP के। तो ये साइकिल 2 बार चलती है, 2 पर्टिकुलर एसिटिल कोएंजाइम A की वजह से, तो यहाँ पे 2 × 2 = 4। और यहाँ पे TCA साइकिल जो है 1 GTP बन रहा है, तो यहाँ पे टोटल ये 2 टाइम साइकिल चल रही है, तो 2 × 1 = 2 ATP। टोटल में हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो 38 ATP का या 36 ATP का नेट प्रोडक्शन यहाँ पे हो जाता है। तो अगर आपको बेहतर लगी हो तो आप ज़रूर इस पर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आपको कोई भी इशूज़ होते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।